Hello everyone. So today we are going to start metallurgy chapter of chemistry. Basically ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. ठीक है. मतलब बहुत सारी इसमें ये मिनरल्स के बारे में और रिएक्शंस बहुत सारे हैं, एक्सट्रैक्शंस हैं बहुत सारी, मेटल की, एल्युमिनियम की, कॉपर की, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की, और मतलब बहुत सारी रिफाइनिंग वगैरह है. तो ये सारी चीज़ें हमने जो है नोट्स में शॉर्ट में कवर करी हैं. तो जो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि मिनरल क्या होता है. नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल इज फाउंड इन नेचर. मतलब जो नेचर में उसके मतलब नेचुरल मटेरियल के अंदर जो मेटल मिलता है, मतलब उसकी नेचुरल फॉर्म में जो हमें नेचर से मिल जाए, वो क्या होता है मिनरल. और क्या होता है OR. ये टर्म आपको बहुत बार सुनने को मिलेगी आगे चैप्टर में, तो अच्छे से समझ ले. और क्या होता है, जो यूजफुल मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट इजीली हो जाता है मिनरल से, किया नहीं जाता, जो इजीली एक्सट्रैक्टेड होता है मिनरल्स से, उसी मेटल को हम और कहते हैं. ठीक है. एक ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एवरी और इज अ मिनरल. हर एक और तो मिनरल होगा, क्योंकि मिनरल से ही तो और निकलता है. मतलब जो मेटल इजीली एक्सट्रैक्ट हो उसे ही और कहते हैं, और वो कहाँ से, मिनरल से मिलता है. लेकिन हर एक मिनरल और हो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. क्यों? क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं भाई मिनरल में. यूजफुल जो मटेरियल मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया वो तो और हो गया, और जो यूजलेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी. ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं गैंग्यू या मैट्रिक्स. ये टर्म इसका क्या मतलब होता है, जो अर्थली इम्प्योरिटीज होती है. अर्थली इम्प्योरिटीज क्या होता है, जैसे आपने जो है धरती के नीचे से कुछ भी निकालना, कोई भी मिनरल, उसके ऊपर भाई बहुत सारी धूल मिट्टी और ना जाने क्या क्या उसके ऊपर जो है लगा होता है इम्प्योरिटीज, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स. अब ये जो मैट्रिक्स या गैंग्यू में हम फ्लक्स को अगर ऐड कर दे तो वो हमें क्या देता है, स्लैग, यानी उसकी मोल्टन फॉर्म हमें मिल जाती है. नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ पे भी मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, सॉरी फ्लक्स. तो कौन से, एक एसिडिक और एक बेसिक. एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, कन्वर्ट्स बेसिक मैट्रिक्स टू, जो बेसिक मैट्रिक्स है उसको स्लैग में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. अगर एग्जांपल की बात करें एसिडिक फ्लक्स के, तो हमारे पास क्या क्या है, SiO2, B2O3 और P4O10. अब यहाँ पे जो एग्जांपल आपको याद रखना है वो ये है मेटलर्जी ऑफ कॉपर. ठीक है, जिसको आगे भी हमारे पास है ये टॉपिक. FeO प्लस SiO2 गिव्स FiSO3. ये हमारे पास बेसिक होता है, ये एसिडिक फ्लक्स होता है, और ये हमें क्या देता है, स्लैग, जो मोल्टन फॉर्म में होता है. ठीक है. बेसिक फ्लक्स की बात करें तो ये एसिड मैट्रिक्स को स्लैग में कन्वर्ट कर देता है. एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, और ये रिएक्शन. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो इसके हमारे पास 5 स्टेप होते हैं, जो यहाँ पे तो मैंने इसका सिर्फ एक जो है माइंड मैप के तौर पर यहाँ पे बना रखा है, मतलब ऐसे टेबल से, ताकि आपको इजी पड़े समझने में कि हाँ कौन से स्टेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं. आगे डिटेल में इनको देखेंगे. स्टेप 1 हमारे पास है पल्वराइजेशन. ये क्या होता है, क्रशिंग या ग्राइंडिंग. जो भी हमारे पास मेटल आता है उसको क्रश कर देना, उसको बिल्कुल पीस देना, काइंड ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन, एनरिचमेंट, बेनिफिकेशन या बेनिफिसिएशन, या फिर और ड्रेसिंग जिसे हम कहते हैं. ये 2 टाइप की होती है, फिजिकल या केमिकल. ठीक है. फिजिकल में हैंड पिकिंग हम समझते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग. ठीक है, जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के ऊपर डिपेंड करती है. नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. केमिकल में हम समझते हैं लीचिंग. नेक्स्ट बात करें स्टेप 3 की, कन्वर्जन ऑफ ओर. अब और जो हमारे पास आ गया, जो मतलब जिसको हमने ड्रेसिंग कर दी थी और की, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं हम. इसमें 2 प्रोसेस के थ्रू, एक कैल्सिनेशन होता है और एक रोस्टिंग होता है. स्टेप 4 हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल. अब रिडक्शन, ऑक्साइड हमारे पास आ गया, अब उसका रिडक्शन करते हैं मेटल में. कितने प्रोसेस के द्वारा, स्मेल्टिंग, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय मेटल, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन. मतलब दोनों एक ही बात है ये. नेक्स्ट बात करें स्टेप 5 के, रिफाइनिंग हम करते हैं, जिसके ये सारे टाइप्स होते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं. लिक्वेशन, या हालांकि हर चीज़ ये एनसीईआरटी में दे रखी है. डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, पोलिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वनार्कल मेथड, और हमारा लास्ट क्या है, जोन रिफाइनिंग. ठीक है. उम्मीद है ये सब आपको जो है ये लास्ट के अच्छे से समझ आ रहे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे, अब डिटेल में इनको समझते हैं. स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास क्या है, पल्वराइजेशन ऑफ ओर. अब ये क्या होता है, क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स. जो जितने भी ये हमारे पास क्या है, और सॉरी अपना मेटल आते हैं, उनकी क्रशिंग या ग्राइंडिंग करना. ठीक है. लम्प्स जो होते हैं, हम जब भी किसी मेटल को
एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लम्प्स की फॉर्म में हो सकते हैं, उसके ऊपर लम्प्स हो सकते हैं। अब वो लम्प्स तो हमें नहीं चाहिए, उन लम्प्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो उसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट बात करें कंसंट्रेशन या फिर बेनिफिसिएशन ऑफ ओर। तो इसमें क्या करते हैं, मेथड टू रिमूव इम्प्योरिटीज। इसमें हम ये मतलब इन मेथड्स क्या होता है कि जो ओर्स में इम्प्योरिटी होती हैं अब उनको रिमूव करना। भाई हमने पाउडर फॉर्म में तो उसको कर दिया, अब भाई उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगे उसको भी तो रिमूव करना होगा। जैसे भाई आप दाल राइस कुछ भी लेके आते हो मार्केट से, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको आप जो है रिमूव करते हो ना हैंड पिकिंग के द्वारा, ठीक है। पहला स्टेप हैंड पिकिंग, इससे आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे, काफ़ी फेमिलियर भी होगे। हाथ से जब हम किसी भी इम्प्योरिटी को निकालते हैं जैसे दाल राइस मतलब सॉर्ट ऑफ थिंग्स में से, वो प्रोसेस कौन सा होता है हमारा, हैंड पिकिंग का होता है। नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन। तो वन ऑफ द इम्प्योरिटी इज मैग्नेटिक, मतलब इसमें क्या होता है, या मतलब कोई भी एक इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होती है और दूसरी नॉन मैग्नेटिक। अब और या तो ऐसा हो सकता है कि भाई और मैग्नेटिक हो और इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई और नॉन मैग्नेटिक हो और इम्प्योरिटी क्या हो, मैग्नेटिक हो। दोनों के एग्जाम्पल देख लेंगे। इसमें और हमारी क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, जिसका एग्जाम्पल होता है टिनस्टोन या फिर कैसेटराइट SnO2 जिसका जो है केमिकल फॉर्मूला है, प्लस वोल्फ्रेमाइट जिसका जो फॉर्मूला क्या है FeWO4। ये क्या है, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। अब यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक ओर की तो क्रोमाइट ओर हो सकता है, मैग्नेटाइट, पायरोल्यूसाइट या फिर हेमिटाइट, ये सारे क्या हैं इसके मैग्नेटिक ओर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करें कि इसमें कौन सी हमारे ऐड करी जाती है नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, वो है सिलिका। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग की। हाइड्रोलिक वॉशिंग इज मतलब ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस करती है, दैट बोथ जो और इम्प्योरिटी है दोनों के पास क्या है, डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मतलब उनकी डेंसिटी दोनों की अलग अलग होती है। जनरली जो और होता है वो हैवी होता है और जो इम्प्योरिटी होगी वो लाइटर होती है वेट में। एग्जाम्पल ये है, इन सब भी के एग्जाम्पल आपको याद रखने और कोई तरीका नहीं, मतलब समझना भी एक तरीके से हो सकता है लेकिन याद रखें, ठीक है। इनको लर्न करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड में हमारे पास हेमेटाइट या टिनस्टोन हो सकता है। कार्बोनेट के केस में कैलामाइन, मेलेकाइट, एज्यूराइट, ये सारे क्या हैं, कार्बोनेट्स के। नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये क्या है, यूज टू प्योरीफाई सल्फाइड या पायराइट ओर। ये जो सल्फाइड या पायराइट के जो ओर होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट बोथ ओर एंड इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट वेटेबल यानी एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। ओर्स आर जनरली वेटेबल, मतलब इनकी जो एड्जॉर्प्शन, जो इनकी वेटेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती है दोनों की, ओर की भी और इम्प्योरिटी की भी। जनरली जो देखा जाता है वो ओर्स जो हैं वो वेटेबल होते हैं किसमें, ऑयल में, और जबकि इम्प्योरिटीज़ हैं वो वेटेबल होती हैं वाटर में, ठीक है। दिस मेथड यूजेज, ये मेथड क्या क्या यूज़ करता है, वाटर, दूसरा पाइन ऑयल या फिर यूकैलिप्टस ऑयल या फिर मतलब एज कलेक्टर या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट के तौर पे। घर में जो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है लेकिन भाई वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो ऐसे कोई चीप ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रीसोल या फिर एनेलाइन एज फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। डी पॉइंट है पोटेशियम इथाइल जेंथेट इज यूज्ड एज कलेक्टर टू इंक्रीज, जो वेटेबिलिटी होती है और की ऑयल में उसको इंक्रीज करने के लिए। जैसे हमारे पास जो है रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये ऑयल है मान लो, ठीक है, ये ऊपर वाला इसका पोलर पार्ट होता है और ये जो है अंदर वाला इसका नॉन पोलर पार्ट होता है। तो जो पोलर पार्ट होता है वो बाहर जो है, बाहर इसके ऊपर जो है पोलर जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके ऊपर बाहर आके जुड़ जाएंगे और नॉन पोलर अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इसकी वेटेबिलिटी है क्या है, बाहर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिप्रेसेंट टू कलेक्ट रिक्वायर्ड सल्फाइड फ्रॉम ओर। डिप्रेसेंट्स को यूज़ किया जाता है कि जो और रिक्वायर्ड सल्फाइड जो बच जाता है और में से उसको कलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है जैसे गैलेना PBS इसका फॉर्मूला और जिंक ब्लेंड GZNS एग्जिस्ट, ये दोनों टुगेदर मतलब एक साथ जो है एग्जिस्ट करते हैं। एंड NaCN इज एडेड, और NaCN इन दोनों में ऐड किया जाता है डेप्रेसेंट के तौर पे टू कन्वर्ट मास ऑफ, जो मास है ZNS का, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए Na2 इंटू वाटर Na2ZnCN4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्टेप थर्ड की, लीचिंग, नहीं सॉरी, लीचिंग तो इसी का पार्ट है ना, हाँ, इसके केमिकल की लीचिंग की बात करेंगे स्टेप 2 में। तो और अगर किसी भी और में हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हम किसी भी रिएजेंट एसिड या बेस की को उसमें जब ऐड कर दे तो हमारे को क्या मिलता है, और सोल्यूबल इन, मतलब और सोल्यूबल मिलता है जो एक्वेसियस फॉर्म में सोल्यूबल होता है, और इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो इम्प्योरिटी होगी वो अब घुलेगी नहीं, तो मतलब वो क्या आएगी, बिल्कुल जो है
एकदम से वो हमारी नज़र में आ जाएगी, क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, वो ऊपर ही ऊपर या तो फ्लोट करे या कुछ भी करे ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये लीचिंग वो प्रोसेस होता है। एग्जांपल इसका होता है एल यानी एल्यूमिनियम, सिल्वर या गोल्ड, ठीक है। फर्स्ट अगर बात करें हम बियर्स प्रोसेस की, ये एल्यूमिनियम के केस में यूज़ होता है। रेड बॉक्साइट के लिए होता है। जो इसमें इम्प्योरिटी होती हैं ऑक्साइड ऑफ आयरन की, वो कौन सी होती है, Fe2O3, और इसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। रिएक्शन इसमें जो बनती है वो क्या है, Al2O3.2H2O+2NaOH, जिसकी जो कंसनट्रेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की 45% इसमें ऐड करी जाती है। टेम्परेचर क्या होता है 200 to 250। टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है हमारे पास क्या होता है 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिसकी प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है 2NaLO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। अब जो हमें ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पे मिला, उसको अगर हम उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlOH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर क्या होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, जिसका अप्रोक्सीमेट अगर हम आवर्स में बात करें तो वो 36 आवर्स होता है। हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर फर्दर हम इसके रिएक्शन कराएं, मतलब इसको हीट कराएं 1200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, तो हमारे पास क्या मिलता है Al2O3 + 3H2O, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो हमें वाटर के सिंपली वाटर के साथ ही यहाँ पे हमें मिल गया है, ठीक है, हीट के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे होस्ट प्रोसेस की। रेड बॉक्साइड के लिए ही अगेन ये जो है यूज़ होता है। इम्प्योरिटी जो इसमें ऑक्साइड ऑफ आयरन और सिलिका की होती है, जो Fe2O3 + SiO2, यूज़ ऑफ इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सर्पक्स प्रोसेस, इसमें वाइट बॉक्साइड के लिए होता है। इसमें इम्प्योरिटीज सिलिका की यूज़ की जाती है, कोक और नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसकी रिएक्शन ये रही, ठीक है। क्या है Al2O3 + 3C यानी कार्बन प्लस नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन जो है क्या है Al2O3 + 3C यानी कार्बन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ प्लस नाइट्रोजन। अगर इसको हीट देते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 2Aln + 3CO, ठीक है। अब इसमें अगर 2Al, नेक्स्ट बात करें सिल्वर एंड गोल्ड की, तो ये कैसे हमारे पास मतलब हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस, इसके मतलब इसके एक्सट्रैक्शन को हम इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो प्रोसेस कौन सा यूज़ होता है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मतलब साइनाइड या रिडक्शन मेथड के थ्रू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी जो Zn यहाँ पे होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, जो यहाँ पे सिल्वर या गोल्ड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप 3 की, तो यहाँ पे ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ठीक है। ये मतलब 2 रिएक्शन है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। दोनों में कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हमने लिया है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारे को रिजल्ट मिल गया, ठीक है, और मेटल यहाँ पे मिल गया हमको। लेकिन इस केस में ये जो दूसरी रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास है, ये दूसरी हम बेटर कंसीडर करते हैं। क्यों बेटर कंसीडर करते हैं, देखो सल्फाइड और आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CH2 एज वेल। यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले इसका रिडक्शन करके इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इसको कार्बन यानी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमने क्या किया, मेटल, और यहाँ पे हमारे पास CO2 यहाँ पे रिलीज हुई, जो कि एक मोर वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, मोर स्टेबल होती है, यानी इसकी जो डेल्टा G की वैल्यू होती है वो मोर नेगेटिव होती है और स्पॉन्टेनियस होती है सेकंड वाली। अब स्पॉन्टेनियस जो होगी वो ईजिली क्या है हमारे पास मिल जाती है हमें। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफ्रेंशिएट देखेंगे क्या होता है। हीटिंग इन एब्सेंस, ये कैल्सिनेशन में जो है हीटिंग होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो देयर, उनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, इसे हम लिमिटेड सप्लाई भी कह सकते हैं। जबकि रोस्टिंग में जो हीटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर बिलो देयर, इनके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो। नेक्स्ट बात करें फॉर हाइड्रेटेड ऑक्साइड कार्बोनेट या बेसिक कार्बोनेट, मतलब इन सब के लिए कैल्सिनेशन का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं फॉर सल्फाइड ओर्स और पायरेट ओर्स के लिए रोस्टिंग का। एग्जाम्पल दोनों की यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्टेप 4 की, इसमें आपके पास आपके एनसीईआरटी की बुक में एक ग्राफ दे रखा है, बहुत मतलब आपको कॉम्प्लेक्स सा लगेगा वहाँ पे। उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो नीचे एलिमेंट आपको दे रखा है, नीचे जो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है 700 डिग्री या 710 डिग्री पे, जो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर 710 डिग्री से अब हम बात करें तो कार्बन वहाँ पे बेटर एजेंट। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने लिख रखी है, माजा है C2F3। तो इससे आपको क्या याद रखना है, मतलब ये ट्रिक है याद रखने की, जो मैग्नीशियम होगा वो इन सब के ऑक्साइड, तो ये इन सब को क्या है, इनका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे स्मेल्टिंग की, तो कार्बनिक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे
रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे हम कार्बन को लेते हैं। इस केस में यहाँ पे सब के ऑक्साइड यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। कार्बन, कोक, कोल, कारकोल सब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इनकी सबकी रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस अगर रिड्यूसिंग एजेंट में हम मेटल ऑक्साइड को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है, मेटल प्लस रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड हमें मिलता है। रिडक्शन बाय हाइड्रोजन बात करें तो हाइड्रोजन जो एक एक्सपेंसिव होता है, सेव भी नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर हम इसको यूज़ करते तो हमारे पास इसके ऑक्साइड मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड होंगे, एस ब्लॉक आपने पढ़ लिया हो या अभी आपके चैप्टर में आएगा, एस ब्लॉक के जो भी ऑक्साइड होते हैं यानी कि B2O3, Al2O3, R0, ये रिड्यूस नहीं हो सकती हाइड्रोजन की मदद से, ठीक है। मतलब कि क्या है, जो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन वाला फिनोमेना है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करें मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस है क्रोल्स प्रोसेस, इसे हम कहते हैं, जिसमें TiCl4+2 Mg को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है। नेक्स्ट है गोल्ड स्किड एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस या थर्माइट रिडक्शन जिसे हम कहते हैं। इसमें ऑक्साइड यूज़ किए जाते हैं, MnKCr, फिर रिडक्शन इसमें होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम को हम लेते हैं, ठीक है। इग्निशन मिक्सचर किसका होता है, बेरियम पेरोक्साइड का प्लस मैग्नीशियम। ये रिएक्शंस आप रीड कर ले। ये वाला जो है ये वेल्डिंग ऑफ आयरन का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, जो हम आयरन जो लोहे की वेल्डिंग की जाती है वो इस फॉर्मूले के थ्रू होती है। देखो जो लोहा होता है Fe2O3 जो फेरस ऑक्साइड होगा, फिर उसको अगर हम एल्यूमिनियम में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बन जाते हैं प्लस आयरन हमें मिलता है। यानी जो वेल्डिंग होती है जो लोहे की, आपने देखा होगा आपके घरों में, मतलब कई जगह जो उसमें से बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग भी होती है ना, मतलब ऐसे चिंगारियाँ सी उठती है, तो वो इसी फॉर्मूले के थ्रू होती है। नेक्स्ट बात करें ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन की बात करें तो इसमें जो हमारे क्या होता है, सिनाबार हम यूज़ करते हैं HGS प्लस ऑक्सीजन, जिसे हमारे को क्या मिलता है HgO प्लस यानी मरकरी के ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। सिमिलरली ये रिएक्शन भी इसके लिए, मतलब ये दोनों रिएक्शन एक है, PBS के लिए भी सिमिलरली ये और उसके लिए कॉपर के लिए भी यही, ठीक है। इसमें जो डेल्टा G की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब ये बहुत अनस्टेबल होता है और मतलब थोड़ा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करें, इसका जो मेन और होता है वो हेमेटाइट होता है Fe2O3, और ब्लास्ट फर्नेस इसका हाइट, मतलब आपके बुक में डायग्राम दे रखा है, हाइट जिसकी 150 फीट इसमें यूज़ की जाती है। चार्ज इसके ऊपर क्या होता है Fe2O3 रेशियो, कोक रेशियो, लाइमस्टोन की रेशियो की बात करें तो 8:4:1 होती है। अगर इसमें ये चारों प्रोसेस के होते हैं, सबसे पहले तो जोन ऑफ कंबशन होता है, यानी 2100 से 2200 केल्विन टेम्परेचर पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन को हीट करा के कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, जिसका डेल्टा H की वैल्यू ये होती है। फिर जोन ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है 1500 से 1600 केल्विन पे, जहाँ पे कार्बन को हाफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है। फिर होता है जोन ऑफ रिडक्शन इस टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस वहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। नेक्स्ट बात करें Fe2O3 में अगर हम सिलिकॉन इसको ऐड करते हैं तो हमारे को जो है लाइम ऐड कर, ये इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। ये इम्प्योरिटी को अगर हम ऐड करें और ये लाइमस्टोन CaCO3 तो ये इसमें स्प्लिट हो जाता है। तो जैसे ही हम इस इम्प्योरिटी को इसमें मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं, यानी ये हमारे पास एसिडिक फ्लक्स होता है, ये बेसिक फ्लक्स हो गया, तो हमें क्या मिलता है SaCiO3 यानी स्लैग हमें मिल जाता है, जिसको हम इसी को हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। और ये 4% कार्बन कंटेन करता है अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ, जैसे कि SP, SI, Mn एट्सेट्रा। फिर हमारे पास आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है नेचर में। ये मेल्टिंग और कूलिंग के द्वारा बनता है जो पिग आयरन की, ठीक है। कलर इसका ग्रे होता है। फास्ट कूलिंग ये इसमें इम्प्योरिटी ऑफ ग्रेफाइट की वजह से होती है, और स्लो कूलिंग किसकी वजह से, सीमेंटाइट यानी Fe3C की वजह से, जिसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। कास्ट आयरन के पास 3% कार्बन होता है, जबकि हमने पिग आयरन में पढ़ा कि कार्बन की जो परसेंटेज कितनी होती है वो 4% होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेटलर्जी ऑफ आयरन। मेटलर्जी ऑफ आयरन क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, यहाँ पे गैंगियो एसिडिक हमारे पास होता है प्लस CaO, ठीक है। प्लस Ca यहाँ पे एसिडिक प्लस बेसिक यहाँ पे होता है, ये स्लैग को यहाँ पे फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट बात करें, ये भी इसी की रिएक्शन है, Ca3PO42 प्लस CaSiO3 थॉमस स्लैग ड्यूरिंग मेटलर्जी ऑफ आयरन के द्वारा ये हमारे पास बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज मेजर, ये जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है थॉमस स्लैग का, इज मेनली फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करें व्राउट आयरन की या फिर मिलिएबल आयरन भी हम इसे कह सकते हैं। कास्ट आयरन या पिग आयरन को हम रिवर्टिब्रेटरी फर्नेस एक प्रोसेस होता है, लैंड विद हेमेटाइट ऑक्सीडाइज कार्बन 2 हमें कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे मिल जाता है। लाइमस्टोन इज एडेड टू रिमूव सिलिकॉन, मतलब इसको रिमूव करने, मतलब लाइमस्टोन को हम ऐड करते हैं ये रिमूव करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो लिख रखा है एज अ स्लैग, ये कंटेन करता है 0.5% कार्बन, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें अगर प्योरिटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ आयरन की बात करी जाए तो वुड्स आयरन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर कास्ट आयरन की और फिर पिग आयरन की। स्टील की बात करें एलॉय ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का एलॉय होता है, मतलब आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, जिसकी परसेंटेज ये होती है। प्रिपरेशन इन बेसिमर कन्वर्टर या फिर ओपन हार्थ फर्नेस या फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस। नेक्स्ट बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की, तो ये कैसा होता है, मेन और जो इसका होता है कैल्सोपायराइट्स होता है, यानी फूड्स गोल्ड भी से हम कह सकते हैं, CuFeS2। एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये होता है Cu2S.Fe2S3। आयरन पायराइट इसे कहते हैं, यानी फूल्स गोल्ड। क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोटेशन, रोस्टेड इन रिवर्टिब्रेटरी फर्नेस, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे इसमें होते हैं। तो अगर रिएक्शन की बात करें इन वर्टिब्रेटरी फर्नेस में, तो हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ पे होती है 2CuFeS2 प्लस O2 गिव्स Cu2S प्लस FeS प्लस SO2, ठीक है। रोस्टिंग अकर्स बट ऑक्साइड नोट फॉर्म, रोस्टिंग तो होती है लेकिन ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म नहीं होते, ठीक है, इसमें रोस्टिंग होती है लेकिन ऑक्साइड फॉर्म। रिएक्शन अकर्स इन ब्लास्ट फर्नेस, कोक एंड सिलिका कोक और सिलिका इसमें ऐड किया जाता है। मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम ब्लास्ट, जिसमें Cu2S की जो हाई कंसनट्रेशन होती है, Fes की लो होती है, यानी कॉपरमेट जिसे कहते हैं। फिर प्रोसेस होता है एक ब्लेसरेमाइजेशन, यानी हीट का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर ये Cu2S या प्लस Fes का जो रिएक्शन डाल के सिलिका की इसके साइड में जो है लेयर सी सबमिट हो मतलब ऐसे डिपॉजिट हो जाती है, हॉट एयर को यहाँ से पास कराते हो, और जो Cu2S यहाँ पे लेफ्ट आपके पास बचता है उसकी सेल्फ रिडक्शन कराते हो, तो जो कॉपर आपके पास आता है उसी को क्या कहते हैं, ब्लिस्टर्स कॉपर कहते हैं, जो 98 to 99% प्योर होता है लेकिन 1 to 2% इम्प्योर होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक बात करें मेन, और उसका होता है जिंक ब्लेंड या फिर स्फेलेराइट ZNS भी हम इसे कह सकते हैं। ये सारे प्रोसेस को फॉलो करता है, क्रशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोटेशन, रोस्टिंग इन रिवर्टिब्रेट फर्नेस, ठीक है, जिसकी रिएक्शंस क्या होती है 2ZNS प्लस 3O2 गिव्स 2ZNO प्लस 2SO2, यानी स्मेल्टिंग में क्या प्रोसेस होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड हमें मिलता है। जो मेटल डिस्टिल्ड होता है और कलेक्टेड होता है रैपिड चिलिंग के द्वारा, इम्प्योर जिंक कलेक्टेड इज नोन एज स्प्लैटर जिंक। मेरे कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ ऑफ कैल्शियम, लेड एंड आयरन, ठीक है, ये हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी सारे प्रोसेस से फॉलो करता है। एक्सट्रैक्शन या इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात करें एल्यूमिनियम की, तो होल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या होल्स इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ये सारी यहाँ पे दे रखी, 3 to 5% Al2O3, 3 to 8% CaF2 यानी फ्लक्स, 80 to 85% Na3Al(F6), 3 to 8% AlF3, ठीक है। यूज टू ये इसको सैरोलाइट को हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज टू डिक्रीज जो मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सॉल्यूशन के। पाउडर्ड कोक जो है यानी कार्बन उसके ऊपर स्प्रेड किया जाता है, ये रिएक्शन आपके पास आती है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करें, सारे आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। लिक्वेशन की बात करें, इसमें मेटल और इम्प्योरिटी जो है दोनों का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इम्प्योर मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लेकिन ये फ्यूजिबल होता है, इम्प्योरिटी का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो इनफ्यूजिबल होता है। एग्जाम्पल है लेड, SN और एट्सेट्रा। डिस्टिलेशन में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर प्लस सिल्वर, मतलब सोना आपके पास 2-4 पॉइंट और हैं वहाँ पे रिफाइनिंग के, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।